हम आज बीएससी एजी पार्ट सेकंड में अकाल में पशुओं की आहार व्यवस्था के बारे में स्टडी करेंगे। दैट इज़ टॉपिक ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। इसमें राजस्थान जो हमारा प्रांत है उसमें अक्सर क्या होता है कि अकाल पड़ता रहता है और अकाल से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र राजस्थान में ही रहता है। और राजस्थान में पशुधन मुख्य रूप से अकाल से प्रभावित होता है। यहाँ का पशुधन भयंकर सूखे की चपेट के आने के कारण काफ़ी संख्या में हमारे राजस्थान में दूसरे राज्यों में पलायन कर जाती है। जैसे कि जो हमारे पशुधन पालने वाले किसान हैं या पशुधन उत्पादक जो जातियां हैं, जैसे रेबारी है, जाट है, गुर्जर है इत्यादि, अपने पशुओं के साथ हमारे प्रांत से दूसरे प्रांत मालवा में, यूपी में, एमपी में पशु चराने के लिए जाते हैं। और उसके कारण, सूखे के कारण कई पशु मृत्यु का भी शिकार हो जाता है। अतः इन एडवर्स क्लाइमेट में, इस एडवर्स कंडीशन में, विषम परिस्थितियों को देखते हुए अकाल के समय जो पशु आहार प्रबंधन करना एक महत्वपूर्ण चैलेंज होता है। और हमारे राष्ट्र में जो विभिन्न जो इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा कई तकनीकों के द्वारा ये प्रयोग किया गया कि अकाल के समय पशुओं को कैसे बचाया जाए। उसमें मुख्य रूप से जो भूसा होता है, गेहूँ और जौ का जो भूसा होता है उसको यूरिया से उपचारित करना। भूसे में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है और जो डाइजेस्टिबल प्रोटीन की मात्रा लगभग शून्य होती है। अतः अकाल के समय केवल भूसा पशुओं को खिलाने से उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाती और उनकी उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है। अतः जो पशुओं को यूरिया द्वारा भूसा को उपचारित करने से उसकी पौष्टिक वैल्यू में वृद्धि होती है। अतः इस भूसे को यूरिया से कैसे ट्रीटेट करते हैं, कैसे उपचारित करते हैं, उसकी उपचार विधि ये है कि जैसे 4 किलो यूरिया को 50 से 60 लीटर स्वच्छ पानी में हम घोल लेते हैं और इस घोल में 1 क्विंटल भूसे के लिए घोल पर्याप्त होता है। और भूसे को पक्के फर्श पर एक जैसा इस प्रकार बिछाते हैं कि ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब यूरिया के घोल का छिड़काव भूसे पर समान रूप से करने से साथ साथ अच्छी तरह से मिलाते रहते हैं। भूसे के ढेर को एक गड्ढे अथवा फर्श पर भली भांति पैरों से दबाकर पॉलीथीन से ढक देते हैं ताकि उसमें एयर प्रवेश न कर सके। इस उपचारित भूसे से 18 से 21 दिन तक इसी अवस्था में छोड़ देते हैं। इस अवधि पश्चात इस ढेर को एक तरफ से खोलकर पशुओं को खिलाते हैं। उपचारित भूसे में क्या होता है कि अमोनिया की दुर्गंध आती है। अतः पशु को खिलाने से पहले 1-2 घंटे के लिए हवा में उस चारे को, उस भूसे को खुला छोड़ देते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि पशु शुरुआत में लगभग 1 सप्ताह तक उपचारित चारे या उपचारित भूसे, जो यूरिया से ट्रीटेड भूसा है, उसको अच्छी प्रकार से नहीं खाते, परंतु उसके बाद चाव से खाने लगते हैं। और यूरिया भूसा उपचारित चारा, यूरिया और सीरा, यानी यूरिया और मोलासिस दोनों से उपचारित भूसा, इस विधि में 100 केजी भूसा उपचारित करने के लिए 1 किलोग्राम यूरिया, 10 केजी सीरा, 1 केजी मिनरल मेटर तथा 15 लीटर साफ पानी की आवश्यकता होती है। यानी 100 केजी भूसा को उपचारित करना है तो 1 किलो यूरिया, 10 केजी मोलासिस, 1 केजी मिनरल मेटर और 15 लीटर साफ पानी की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम 1 केजी यूरिया को 7 लीटर पानी में अच्छी तरह घोल लिया जाता है और बचे हुए 8 लीटर पानी में सीरा तथा लवण मिश्रण को अच्छी तरह मिला दिया जाता है। इसके पश्चात इन जो दोनों घोल है, यूरिया और मोलासिस वाला, इनको आपस में मिला दिया जाता है और इस घोल को 100 केजी भूसे पर झारे द्वारा, जो पानी का झारा होता है उसके द्वारा छिड़क दिया जाता है और हाथों से भूसे को मिला दिया जाता है। इस प्रकार अच्छी प्रकार मिलने से इसको पशु आसानी से खाते हैं, रुचिपूर्वक खाते हैं। अब क्या होता है कि इसके अलावा यूरिया और सीरा निर्मित ईंट
बाजार में यूरिया और सीरा की रेडीमेड ईंट भी आती है। इस प्रणाली में यूरिया, सीरा, गेहूँ और चावल की चोकर, खनिज लवण मिश्रण, विटामिन बाइंडर जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसमें चराई के पश्चात अकाल के समय प्रोटीन और ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। और यूरिया, सीरा, ईंट निर्माण हेतु आवश्यक घटक कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट हैं? गेहूँ और चावल का चोकर, यूरिया, सीरा, मिनरल मेटर, खनिज लवण, विटामिन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। मात्रा इसकी 25 किलोग्राम गेहूँ, यूरिया 50 किलो, सीरा 58 किलो, नमक 1 kg, खनिज लवण 1 kg, विटामिन 25 ग्राम और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि बाइंडर के रूप में प्रयोग होता है वो आवश्यकता अनुसार। इस प्रकार यूरिया और मोलासिस मिक्स ईंट का निर्माण किया जाता है। अब आता है कि नॉन कंडीशनल और चीप कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं जो कि पशु को खिलाने काम में। नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट जो अपरंपरागत और सस्ते अवयवों का उपयोग जब अकाल होता है तब जो ट्रेडिशनल जो स्रोत हैं वो महंगे होते हैं और उपलब्ध भी नहीं होते। अतः विभिन्न क्षेत्रों में अपरंपरागत खल जैसे अपरंपरागत खल कौन सी है? जैसे तूंबा, इसका हम रूटीन में प्रयोग नहीं करते किंतु अकाल के समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। तूंबा, तारामीरा, मतीरा, अरंडी, महुआ इत्यादि की खली का कुछ निश्चित भाग उपचारित कर पशु आहार में मिलाया जा सकता है। कौन किस किस की खल? तारामीरा की, मतीरा की, अरंडी, केस्टर, महुआ इत्यादि का खल भी हमको उसको टीटेट कर कर पशु आहार में हम मिला सकते हैं। अकाल के समय प्रोटीन की पूर्ति संभव है। और अकाल के समय हम पेड़ों की पत्तियाँ, ट्री लीव्स और फलियाँ, जो पेड़ों में जो फलियाँ आती है उसका भी पशु आहार में प्रयोग कर सकते हैं। पेड़ों की पत्तियों में पोषक तत्व विशेषतः प्रोटीन, विटामिन की बहुतायत होती है। विटामिन काफ़ी होता है। मुख्यतः कौन कौन से पेड़ की पत्तियाँ काम में आती है? नीम, अजाडी रेक्टा इंडिका, खेजड़ी, अर्डू और कीकर, पीपल, फाइकस, पीपल, बरगद, सहतूत, बबूल इत्यादि पेड़ों की पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है। इन पेड़ों की पत्तियों को शीत ऋतु में जब ये बहुतायत में पाई जाती है इन्हें काट कर सुखा लेना चाहिए तथा बाद में इनका उपयोग पशु के दाना मिश्रण में मिलाकर या अलग से देने से करना चाहिए। खेजड़ी तथा बम्बूल की फलियों में लगभग 25 से 35% तक प्रोटीन की मात्रा होती है। जो खेजड़ी होती है जिसमें कि फली जो आती है उसको हम बोलते हैं, खेजड़ी की जो फली होती है सांगरी, और बबूल की फलियां जिनमें पातड़ी आती है वो भी हम प्रयोग करते हैं। अतः अकाल के समय पशुओं को अब आवश्यक प्रोटीन मिल जाता है। फलियों को उचित समय पर एकत्रित कर रख लिया जाता है और अकाल के समय पशुओं को चराई के पश्चात 200 ग्राम तक दिया जाए तो प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है। राजस्थान में जो बम्बूल है कौन सा मिलता है? विदेशी, जिसको हम बोलते हैं विलायती बम्बूल, बहुतायत रूप से पाया जाता है। और इसकी फलियां प्रोटीन और शर्करा की मात्रा इसमें मीठी होती है ना। इसकी जो बम्बूल की जो विलायती बम्बूल की फलियां आती है वो मीठी होती है, इसलिए इसको बकरी खाती है, भेड़ भी खाती है, गाय भी खाती है, भैंस भी खाती है और इसमें प्रोटीन और शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है। फल व साग सब्जी संसाधन उद्योग के उत्पादन, जो भारत में फल और साग सब्जी उत्पादन भारी मात्रा में उपलब्ध है। यदि उस उपलब्ध मात्रा को उचित मात्रा में उपयोग किया जाए तो महत्वपूर्ण पशु आहार बन सकता है। जैसे फलों के अपशिष्ट में जल और घुलनशील शर्करा अधिक होने से जल्दी खराब होने का डर रहता है। मुख्य रूप से उपलब्ध अपशिष्ट जैसे एप्पल, संतरा, बनाना, चुकंदर, टोमेटो, पोटैटो इत्यादि के संसाधन के पश्चात जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो पशुओं को हम खिला सकते हैं। अब जंगल, जैसे जो जंगल होते हैं, जो वन होते हैं, उनसे अनेक उत्पाद मिलते हैं जैसे पत्तियाँ, फलियाँ, खिम्बियाँ, घास, झाड़ियाँ, लकड़ी की छीलन, बुरादा, तिलहनी सोत इत्यादि को हम टिटेट कर पशुओं की खुराक में सम्मिलित किया जा सकता है।
और अकाल के समय जीवों से प्राप्त उत्पाद, जैसे जो जीव है उनसे उत्पादों का पोषक मूल्य और उपलब्धता प्रचुर है। जैसे जीव स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे जो स्लोटर हाउस है उसका बाय प्रोडक्ट जैसे मांस, मीट, ब्लड और विंग्स, पंख इत्यादि, मुर्गियों की मीट, पशुओं का मलमूत्र, हेचरी अपशिष्ट, मृत पशु, समुद्री जीव जंतु संसाधन अपशिष्ट इत्यादि हैं, जिनमें कि न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इनको भी हम ट्रीटेड कर कर पशुओं को खिलाने में काम में ले सकते हैं और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आहार में का पशु आहार का हम पशुओं के लिए आहार की विकल्प के रूप से अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।